सुप्रभात बच्चों। आज मैं भोर का तारा एकांकी लाई हूँ जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा का सबसे पहले हम लोग अनुक्रम देख लेते हैं कि इस एकांकी को लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है। फिर प्रस्तावना देखेंगे, फिर विषय विवरण। विषय विवरण में जो है यहाँ पर 3 टॉपिक दिया गया है। जगदीश चंद्र माथुर का परिचय, भोर का तारा का परिचय, भोर का तारा का आशय। आशय का मतलब अर्थ। चौथा में दिया गया है स्वयं अध्ययन के लिए प्रश्न, परिभाषित शब्द, शब्दार्थ, स्वयं अध्ययन के प्रश्नों के उत्तर, सारांश। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं और हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे और उसका अर्थ जानते चलेंगे और इसके साथ साथ हम लोग एकांकी को भी पढ़ेंगे। ओके, तो उद्देश्य में है इस इकाई के अध्ययन के बाद हमें किस चीज़ से कि क्या मिलेगा उसके बारे में जानेंगे कि आखिर में इस एकांकी को लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है, इससे क्या हमको मैसेज देना चाहते हैं। विश्व प्रभा का जगदीश चंद्र माथुर। एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर के साहित्य से परिचित होंगे। जगदीश चंद्र माथुर के यह उद्देश्य है। और भोर का तारा एकांकी कथा वस्तु की जानकारी हमें मिलेगी और व्यक्तिगत सुख का बलिदान कर सामाजिक सुख और देशभक्ति की भावना से हम परिचित होंगे। कैसे शेखर और छाया, जो दोनों किरदार है नायक नायिका, उन्होंने व्यक्तिगत सुख मतलब व्यक्तिगत प्रेम, उसको उन्होंने त्याग कर, बलिदान कर सामाजिक सुख और देशभक्ति, इन चीज़ों को इन्होंने प्रश्रय दिया है। यही मैसेज देना चाहते हैं कि व्यक्तिगत सुख को त्याग कर अगर हम सामाजिक सुख और देश सुख के बारे में अगर सोचें तो हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फिर से हमारा जो देश है सोने की चिड़िया या विश्व गुरु बन सकता है। देश और समाज विकास के लिए त्याग, समर्पण, सेवा जैसे श्रेष्ठ गुणों की महत्ता समझ पाएंगे, मतलब इसका हम महत्व समझ पाएंगे। यह उद्देश्य है लिखने का एकांकी का कि देश और समाज के विकास के लिए किस प्रकार हमें त्याग, समर्पण, सेवा, ऐसे सारे गुणों की कितनी आवश्यकता है, तभी हमारा देश और समाज आगे बढ़ सकता है। देश और समाज स्वास्थ्य एवं रक्षा के लिए आवश्यक गुणों का अनुकरण करने की हम कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य और रक्षा है देश के ये और समाज के दो बहुत ही बड़े पिलर होते हैं, एक हेल्थ और एक रक्षा। हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारा देश स्वस्थ रहेगा, तभी हम आगे के बारे में, देश की प्रगति के बारे में सोच सकते हैं। देशभक्ति की भावना का हम अनुकरण करेंगे। जैसे छाया और शेखर ने हमें देशभक्ति की भावना सिखाई है, कोशिश करें कि हम भी उन्हीं की तरह बने। ओके, तो ये रहा उद्देश्य जिसमें कि हम 6 पॉइंट देखे हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर मैसेज दिए हैं जगदीश चंद्र माथुर इस एकांकी के माध्यम से। नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम है। अगर उसके लिए हमें अपने जानों की कुर्बानी देना पड़े तो भी कम है, लेकिन मैं तो कहूँगी कि कभी भी बलिदान देखकर कोई चीज़ नहीं पाई जा सकती। हम जब रहेंगे तभी तो पाएंगे। अपने आप को खोकर देश कोई नहीं बचा सकता। ये गलत धारणा है कि हम बलिदान करके, हम अपने आप को जीवित रखकर इस देश को बचा सकते हैं। प्रस्तावना हम भूमिका में देखते हैं कि एकांकी साहित्य क्षेत्र में जो है डॉक्टर माथुर जी का योगदान बहुत ही बड़ा है, अद्वितीय है। इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के एकांकियों की रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। बहुत ही सुंदर सुंदर एकांकियों की इन्होंने रचना की है और साहित्य को समृद्ध किया है। और अभिनय की दृष्टि से इनके एकांकी बहुत सफल हुए हैं और रंगमंच क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ गए हैं। क्योंकि एकांकी में क्या होता है कि नाटक के लिए, रंगमंच के लिए
इसमें पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए और वाद संवाद जो है बहुत ही छोटा होना चाहिए, तभी आप रंगमंच पर इसे निभा सकते हैं, वरना बड़ा होने पर ये निभा नहीं सकते हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर के जो भी एकांकी नाटक होते थे वो रंगमंची होते थे। इनके एकांकियों में पाश्चात्य शैली की झलक अवश्य मिलती है, वेस्टर्न कल्चर इसमें मिलता है जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी में। विषय विवरण, विषय विवरण में मतलब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में यहाँ पर आएगा जगदीश चंद्र माथुर का परिचय आएगा, फिर उसके बाद भोर का तारा का परिचय आएगा, फिर भोर का तारा का आशय मतलब क्या है, लिखने के पीछे कुछ तो मोटिव होगा, तो उसको हम लोग जानेंगे। जगदीश चंद्र माथुर के बारे में हम लोग जानेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, थोड़ी बहुत रचनाओं के बारे में जानेंगे, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत जानेंगे। तो उत्कृष्ट कोटि के नाटकों एकांकियों की रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म है 1917 में उत्तर प्रदेश के खुर्जा गांव में हुआ था। यूपी के हैं ये, और गांव का नाम क्या, खुर्जा। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए करने वाले माथुर जी अपने विद्यार्थी जीवन से ही नाट्य क्षेत्र से जुड़े थे। मतलब ये जो इन्होंने एकांकी या नाटक लिखा है तो कोई नई बात नहीं है, इसके पहले से वे करते आए हैं। उन्होंने सन 1941 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में भारत में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया था। वे 6 वर्ष तक बिहार शासन में शिक्षा सचिव और 1 साल से अधिक समय तक कमिश्नर तथा 7 वर्ष तक नई दिल्ली में आकाशवाणी के महासंचालक थे। ये तो लेखक साहित्यकार कवि थे ही, लेकिन इसके अलावा जो मतलब भारतीय नौकरी में जो होता है, सर्विस में जो सबसे ऊंचे पोस्ट होते हैं, आईएएस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें भी उन्होंने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। इसका मतलब है वे शुरू से ही साहित्य की तरफ उनका झुकाव नहीं हुआ। उसके पहले वे मतलब जो उच्च पद की जो नौकरियां होती थी उसमें भी उन्होंने सफलता हासिल की है। और उन्होंने आकाशवाणी में भी काम किया है, रेडियो में। वे 1 वर्ष के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विजिटिंग फेलो रहे थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि पश्चिमी देश में, भारत में नहीं। तभी इनके नाटकों में या साहित्य में पश्चिमी कल्चर जो है, वेस्टर्न कल्चर साफ साफ दिखाई पड़ता है। उन्होंने कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के रूप में भूमिका निभाई थी। छात्र जीवन से नाट्य रचना करने वाले माथुर जी ने 14 वर्ष की अवस्था में ही शिवाजी नामक नाटक लिखा था। उनके भोर का तारा संग्रह के सभी एकांकी छात्र जीवन में लिखे और खेले गए थे। इनकी प्रमुख कृतियां जो है, प्रकाशित कृतियां हैं, नाटक हैं, एकांकी संग्रह है, संस्मरण है। नाटक में जो है शिवाजी है, कोणार्क है, पहला राजा है, शारदिया, दशरथ नंदन, ये मुख्य और भी बहुत सारे हैं, इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है। उसके बाद एकांकी संग्रह आता है, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, मेरी श्रेष्ठ एकांकी, रीढ़ की हड्डी, मेरी बांसुरी। और संस्मरण में है 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना जाना। ये मुख्य रचनाएं हैं जो हाईलाइटेड है। हमारा है भोर का तारा का परिचय, इंट्रोडक्शन। भोर का तारा भाई ये क्या है, इसके बारे में क्या है, भोर का तारा का मतलब क्या होता है। भोर का तारा जो है जगदीश चंद्र माथुर का छात्र जीवन में लिखा हुआ एकांकी है। स्टूडेंट लाइफ में ही इन्होंने भोर का तारा एकांकी लिखा है। इसकी जो कथा वास्तु है सन 455 ईस्वी के समय के गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। गुप्त साम्राज्य के, इसमें कर्तव्य और भावना से समन्वय स्थापित करते हुए आदर्शवाद की स्थापना की गई है। एकांकीकार ने समाज सुख के लिए, व्यक्ति सुख के लिए बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया है। इसमें क्या है, आइडियोलिज्म, आदर्शवाद की स्थापना की गई है कि किस प्रकार कर्तव्य और भावना ये दोनों को मिलाकर किस तरह इन्होंने व्यक्तिगत सुख को इन्होंने प्रश्रय न देकर
नेशन इज फर्स्ट, देश को पहला रखा है, देश नंबर 1 रहा है। एकांकिका ने समाज सुख के लिए, व्यक्ति सुख के लिए बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया है। क्यों इन्होंने किया है? किससे समाज सुखी हो। व्यक्ति सुख के लिए बलिदान, व्यक्ति के लिए, जो समाज में व्यक्ति रहे हैं, देश है, उनके सुख के लिए इन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख को इन्होंने बलिदान कर दिया। एकांकी का नायक प्रसिद्ध कवि जो शेखर है, बहुत ही भावुक है, इमोशनल है, और अपनी प्रेयसी जो प्रेमिका है छाया से वो बहुत प्यार करता है। उसके बिना वो एक पल भी जीवित रहने की कल्पना से हुआ भावुक उठता है, उसको डर लग जाता है। उसकी जो प्रेमिका जो है छाया है, भोर का तारा, उसी पर वह लिखा है। जो शेखर है, भोर का जो तारा है, उसकी जो प्रेयसी छाया, उसकी ही प्रेरणा से वह भोर का तारा लिखा है। उसकी काव्य प्रतिभा से प्रसन्न होकर उज्जैनी के सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य उसे राजकवि के रूप में सम्मानित करते हैं। इतना सुंदर वह शेखर जो लेखक थे, बहुत ही सुंदर लेखक, जिससे कि उनकी रचना से, उनकी प्रतिभा से वह खुश होकर उज्जैनी के जो राजा थे, सम्राट थे स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, उनको किसकी उपाधि दी? राजकवि की, सम्मानित किए। और राजकवि बनाए जाने की खुशी में वह अपनी रचना भोर का तारा प्रेयसी छाया को उपहार के रूप में प्रदान करना चाहता है। जैसे ही उनको राजकवि का दर्जा मिला, वैसे ही उन्होंने भोर का तारा जो महाकाव्य लिखे थे, उसको उन्होंने गिफ्ट के रूप में छाया को देना चाहा। उसी समय देश पर हुणों का आक्रमण होता है। देश की रक्षा के लिए सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है। तब जनता में देश रक्षा के भावना जगाने की जिम्मेदारी शेखर पर आती है। जिस समय वह अपनी प्रेमिका प्रेयसी छाया को महाकाव्य जो भोर का तारा लिखा हुआ देता है, उसी समय हुणों का जो आक्रमण हो जाता है, और उसमें जो है देश की रक्षा के लिए सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है। और यह जिम्मेदारी जो है शेखर बहुत ही बखूबी निभाते हैं, और देश के अंदर जो जनता है उसके अंदर वो भावना जो कि देश के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको जगाने की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। वह अपने काव्य और प्रेम की बलि देकर जनता में देश प्रेम जगाते हुए गांव-गांव घूमता है। भोर का तारा क्या है, प्रेम क्या है, सब कुछ भूल गए हैं। सिर्फ देश प्रेम, उनके दिमाग में सिर्फ देश प्रेम का गीत गूंज रहा है, और वह गांव-गांव घूम-घूम कर लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने का काम कर रहे हैं। प्रीतम देश काल के लिए चले जाने के कारण छाया दुखी रहने लगती है। उसे शेखर का मित्र माधव समझाता है कि तुम्हारा भोर का तारा ओजस्वी प्रभात का सूर्य बनकर जल्द ही वापस लौट आएगा। इस प्रकार नई आशा से एकांकी का जोरदार सुखांत होता है। जैसे ही शेखर को जिम्मेदारी मिलती है कि लोगों के बीच वह ऊर्जा लाओ, देशभक्ति की भावना लाओ, जिससे कि बाहरी जो आक्रमणकारी हुए हैं उनसे हम लोग को निजात मिल सके। उसके बाद जो छाया दुखी रहने लगती है, और उनके जो मित्र हैं शेखर के माधव समझाते हैं छाया को कि जो तुम्हारा जो प्रियतम है वह भोर का तारा था, लेकिन अब क्या हो गया, वह सूर्य हो गया है, वो प्रभात का सूर्य हो गया है। अब वह क्या करेगा? सूर्य क्या करता है? तारा तो एक लिमिट होता है उसका प्रकाश देने का, लेकिन सूर्य क्या होता है, वह पूरे विश्व को प्रकाशमान करता है, प्रकाशित करता है। वैसे ही शेखर जो है वह सूर्य हो गया है, प्रभात का सूर्य हो गया है। अब जल्द ही वापस लौटेगा, अपने कार्यों में सफल होकर लौटेगा, और इस प्रकार जो है एकांकी का सुखांत अंत होता है। भोर का तारा का मतलब क्या है, इसका आशय क्या है? भोर का तारा जो है जगदीश चंद्र माथुर का बहुत प्रसिद्ध एकांकी है। इसका वातावरण जो है सांस्कृतिक तथा पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है। वातावरण जो है वह सांस्कृतिक है, कल्चरल है, तथा जो पृष्ठभूमि है जो किसको पृष्ठभूमि मतलब क्या, जो जमीन से जुड़ा हो, वह ऐतिहासिक है। इसकी जो कथा वस्तु है सन 455 ईस्वी के समीप उज्जैनी के गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के साम्राज्य की पृष्ठभूमि पर अंकित एक बलिदान की गाथा है। शेखर
उज्जैनी का कवि है। गुप्त सम्राट का एक कर्मचारी माधव उसका मित्र है। शेखर जो है उज्जैनी का कवि है, उसका मित्र क्या है, गुप्त सम्राट का एक कर्मचारी है। गुप्त सम्राट का कर्मचारी मतलब क्या, वहाँ पर काम करते हैं या फिर उनको वहाँ से रोजी रोटी का बंदोबस्त वहीं से होता है। गुप्त सम्राट से सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के पास वो काम करते हैं माधव। शेखर की प्रेसी छाया है, मतलब प्रेमिका है। वह छाया से बहुत ही प्यार करता है। वह अच्छी नर्तकी है, अच्छा नृत्य करती है, सुंदर नृत्य करती है। कहाँ पर, गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। संयोग से उसके नृत्य पर मुग्ध होकर उसी की सिफारिश के से सम्राट शेखर को राजकवि बनाते हैं। और यह जो राजकवि का जो दर्जा मिला है शेखर को, उसमें अगर हम कहें तो 90% छाया का योगदान है। उसने ही इनके जो महाकवि हैं, राजकवि जो भी इनको मिला है, वह छाया इनके रचना को लेकर वहाँ पर बताई है, सम्राट को बताई है कि ऐसे वो महान साहित्यकार है, महान लेखक है, काव्यकार हैं। तो उससे प्रभावित होकर उनको वहाँ पर बुलाने के लिए कहा गया है शेखर को। राजा के आदेश से छाया का भाई मंत्री देवदत्त तक्षशिला जाकर वहां के राजा क्षत्रिय वीरभद्र के विद्रोह को कुचलने का प्रयास करता है। राजा के आदेश से जो है छाया का भाई मंत्री, वो मंत्री है सम्राट विक्रमादित्य स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। वह क्या है, मंत्री है देवदत्त, जो कि छाया का भाई है। वह तक्षशिला जाकर वहां के राजा क्षत्रिय वीरभद्र के विद्रोह को कुचलने का प्रयास करता है। उसी समय शेखर और छाया का विवाह हो जाता है, जिसमें वह कुचलने का प्रयास करता है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि छाया और शेखर का विवाह हो। वो उनके प्रेम के खिलाफ था, कभी भी उनके प्रेम को स्वीकार नहीं करता था। लेकिन जैसे ही वह तक्षशिला गया और वहाँ के राजा वीरभद्र के विद्रोह को कुचलने का प्रयास करने के लिए वहाँ पर गया, वैसे ही शेखर और छाया का विवाह हो जाता है। छाया की प्रेरणा से शेखर भोर का तारा नामक महाकाव्य रचता है। यह महाकाव्य शेखर की बड़ी लगन का फल है। इस महाकाव्य के द्वारा शेखर कवि कुल शिरोमणि होने के स्वप्न देखता है। उसी समय माधव युद्ध भूमि से लौटकर आता है और हुणों के सरदार तोरमाण के भारत पर आक्रमण की सूचना देता है। जैसे वह तक्षशिला से आता है माधव युद्ध भूमि से, वैसे ही किसका आक्रमण हो जाता है, हुणों के सरदार तोरमाण। हुण कहाँ के थे, हुण जो चाइना के थे, चीन से थे। माधव देश के लिए छाया से शेखर की भीख मांगता है। उसे विश्वास है कि शेखर अपनी ओजमयी कविता द्वारा हजारों देशवासियों में देश की रक्षा के लिए हाथ में शस्त्र उठाने का मंत्र फूंक देगा। पूरा विश्वास है कि शेखर में वो चीजें हैं जो देशवासियों के अंदर में कूट कूट कर देशभक्ति राजभक्ति की भावना भरने का भरपूर प्रयास करेंगे। देश की विपत्ति देखकर वह अपनी भावनाओं को दूर कर देश की रक्षा करने में जी जान से जुट जाता है। वह अपना महाकाव्य फाड़कर जला देता है और माधव के साथ जनता को उत्साहित करने के लिए गांव-गांव घूमता है। वह सच्चा देशवासी होने के कारण अपनी भावनाओं की बलि देता है। वह अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाता है। उसको इस बात का पूरा एहसास है कि कवि या कलाकार को स्वयं को अपने जीवन में ही नहीं खो जाना चाहिए, अपने व्यक्तिगत भावनाओं तक ही सीमित नहीं हो जाना चाहिए, अपितु अपने युग के बाह्य जीवन तथा सामाजिक परिवेश को देखना और समझना चाहिए। यह भावना जो है, बहुत ही खुशी की बात है कि उस समय के जो लेखक या कवि जो साहित्यकार थे, वो बखूबी जानते थे कि हमारा कर्तव्य किन किन परिस्थितियों में कहाँ कहाँ है। जैसे ही उनका कर्तव्य अगर देश के लिए आता था, देशवासियों के अंदर प्रेम भावना जगाना होता था, देशभक्ति की भावना, वे अपनी व्यक्तिगत सुख को त्याग देते थे। और शेखर ने जो देशभक्ति की भावना है, अपने माध्यम से जितने भी देशवासी हैं और लोगों को भी उत्साहित करने का प्रयास किया है। वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम लोग को मैसेज भी दे रहे हैं कि कैसे देश नेशन फर्स्ट होता है।
उसके लिए अगर हमको अपने व्यक्तिगत सुख कुछ भी हो उसको त्याग करना पड़े तो सहर्ष उसको त्याग देना चाहिए। तथा सच्चे देशवासियों का कर्तव्य पूर्ण होगा। शेखर इसी विचारधारा को करने में परिवर्तित करता है। वह स्वदेश रक्षा के लिए प्रेम और राजकवि के पद का त्याग करता है। राजकवि का जो दर्जा मिला था कवि को, उसका बहुत इंतजार था उनको, शेखर को, लेकिन देश का जब सवाल आया तो वो सब कुछ तुच्छ हो गया, छोटा हो गया। देश की रक्षा के लिए हजारों लाखों भुजाओं को संगठित करना शेखर का एकमात्र ध्येय बन जाता, उद्देश्य बन जाता है। देश की बड़ी वेदी पर वो अपना व्यक्तिगत सुख, पारिवारिक जीवन और महाकाव्य ये सब कुछ न्यौछावर कर देता है। शेखर के प्रयासों के कारण हजारों लाखों लोगों में चेतना का संचार होता है और वे देश की रक्षा के लिए तैयार होते हैं, युद्ध क्षेत्र में शहीद होते हैं। तब माधव छाया को समझाते हुए कहता है, मैंने तुम्हारा प्रभात नष्ट नहीं किया, प्रभात तो अब होगा। शेखर तो अब तक भोर का तारा था, अब वह प्रभात का सूर्य होगा। शेखर ओजस्वी प्रभात का सूर्य बनकर पाठक के समक्ष आ जाता है और यही एकांकी समाप्त हो जाता है। एकांकी का प्रारंभ सहज और रोचक है तथा अंत जोरदार है। जो शुरुआत है वो बहुत ही सामान्य है, बहुत ही मतलब एक जैसे लाइफ होता है कि एक प्रेमी प्रेमिका प्रेम करते हैं तो उसमें बाधाएं आती हैं, तो उसमें बाधाएं आती हैं। उनका जो भाई है छाया का, देवदत्त, वो उनके खिलाफ है, प्रेम के खिलाफ। फिर भी जैसे ही मौका मिलता है वह जब तक्षशिला को जाता है, वहाँ के जो राजा हैं वीरभद्र हैं उनके विद्रोह को कुचलने जाते हैं। वैसे ही छाया और शेखर की शादी हो जाती है। तो एक आम जैसे जो कहानी होती है, एक विलेन होता है दोनों प्रेमी और प्रेमिका के बीच में, तो वैसे ही वह उनका भाई है और इसी बीच उनके और कामयाब भी हो जाते हैं। प्रेमी प्रेमिका जो है शादी करने में वैसे ये भी कामयाब हो गए, लेकिन जो अंत होता है तो वो तो बहुत ही दुखदाई होता है। दुखदाई कहने का मतलब ये है कि उसमें बाहरी लोगों का आक्रमण हो जाता है, हुड़ों का आक्रमण हो जाता है, जिसके कारण उनके जो सुखद स्वप्न थे, वैवाहिक जो जीवन था, उससे वो वंचित हो गए हैं। और देश प्रेम या देश के लिए कुछ सब कुछ करना ऐसे कम ही लोगों को नसीब होता है, जो कि शेखर को नसीब हुआ और छाया को नसीब हुआ। तो एक तरफ से अगर कह लीजिए कि उनके व्यक्तिगत सुख ना के बराबर है और देश के लिए कुछ कर गुजरने की जो कर्तव्य है या जो जिम्मेदारी होती है, भगवान ने शायद उन्हीं को दिया था। एक तरफ से वो अपने प्रेम में भी कामयाब हुए, सच्चा प्रेम था तभी उन लोगों ने शादी किया और उसको निभाने की भरपूर उन्होंने कोशिश भी की है। लेकिन जैसे ही देश का सवाल आता है उसके लिए भी छाया और शेखर तैयार हो जाते हैं। एकांकी का कथानक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर है। पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से आलोच्य एकांकी प्रभावी और सफल माना जाता है। पात्रों की संख्या सीमित है, पात्रों का चित्रण मनोवैज्ञानिक धरातल पर हुआ है, कथोपकथन सरल, सजीव एवं प्रवाहमय है। एकांकी में भावना पर कर्तव्य की विजय दिखाने में एकांकीकार ने जिस भावप्रवण भाषा का प्रयोग किया है, उसे एकांकी में प्रभावशाली वातावरण की सृष्टि हुई है। सृजनात्मक और विचारात्मक भाषा प्रयोग के कारण एकांकी का साहित्यिक मूल्य और ऐतिहासिक महत्व भी बढ़ गया है। शिल्प की दृष्टि से यह सफल एकांकी है। इसमें रंग मंचेता का पूर्ण निर्वाह किया गया है। इसका कई बार सफल मंचन भी हुआ है, बहुत बार मंचन भी हुआ है, बहुत ही सुंदर मंचन हुआ है। अब स्व अध्ययन के लिए प्रश्न आप लोग यहाँ पर करिएगा, छोटा जो है MCQ टाइप का क्वेश्चन आंसर है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर इसके साथ साथ शब्दार्थ भी दिया गया है और MCQ यहाँ पर आंसर दिया गया है MCQ का, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, इसमें कुछ पढ़ाना नहीं है। उसके बाद आता है सारांश। इस एकांकी का सारांश हम लोग देख लेते हैं। जगदीश चंद्र माथुर जी एक प्रतिभाशाली एकांकीकार हैं। उन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही नाट्य लेखन का प्रारंभ किया था। भोर का तारा माथुर जी का छात्र जीवन में लिखा और प्रयाग विश्वविद्यालय के म्योर हॉस्टल में सफलतापूर्वक तभी अभिनीत हो चुका था। ये पहले ही मतलब
नाटक इसका हो गया था, बहुत ही सफल हुआ भी था। तो म्योर हॉस्टल में भोर का तारा यह मंचित हुआ था। भोर का तारा माथुर जी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक एकांकी है। उज्जैनी के कवि शेखर के राष्ट्र प्रेम का निदर्शन इसकी मूल संवेदना है। उज्जैनी के कवि शेखर, मतलब उनका ही मेन इसमें किरदार है, हीरो वही है। दो दृश्यों में प्रस्तुत हुआ यह एकांकी अपने भाव पक्ष में जितना उदात्त है, अपने कला पक्ष में उतना ही सशक्त है। जितना ही भाव पक्ष मतलब स्ट्रॉन्ग है, उतना ही कला पक्ष भी। बस जहाँ पर जो चीज़ें डिमांड की जाती है, वहाँ पर शेखर उसमें सफल है। एकांकी का नायक अपने प्रेम और व्यक्तिगत सुख की बलि देकर देश रक्षा के लिए प्रस्तुत होता है। उसकी ओजमयी वाणी द्वारा हजारों लाखों दिलों में देश प्रेम की भावना निर्माण होती है और वे देश रक्षा के लिए तैयार होते हैं। एकांकीकार ने समाज सुख के लिए व्यक्ति सुख को समर्पित करने में ही व्यक्ति जीवन की सार्थकता मानी है। कवि प्रेम और व्यक्तिगत इच्छाओं से कर्तव्य और देशभक्ति की भावना बढ़कर होती है। इसे एकांकीकार ने बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है। कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद योजना, भाषा एवं शिल्प मंचयता आदि की दृष्टि से आलोच्य एकांकी सफल माना जाता है। अब हम लोग यहाँ पर सारांश पढ़ लिए। अब हम इसके बारे में, हम लेखक के बारे में हम लोग तो पढ़े ही थे, आगे भी थोड़ा सा और भी पढ़ लेते हैं, देखिए इसमें और भी क्या मतलब जानकारी मिली है। तो जन्म के बारे में हम लोग पढ़े ही थे और मृत्यु के बारे में थोड़ा सा इसमें बढ़ा दिया गया है। जन्म जो है 16 जुलाई दिया हुआ है 1917, खुर्जा जो गांव का नाम है, और यूपी में जो बुलंदशहर है वहाँ पर इनका है जन्म स्थान। और मृत्यु जो है 14 मई 1978 में हुई है। श्री माथुर मूल रूप से नाटककार थे, मुख्य रूप से नाटककार ही थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है खुर्जा एवं उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई थी। बिहार में शिक्षा सचिव व आकाशवाणी में महासंचालक सहित अनेक राजकीय पदों पर प्रतिष्ठित हुए। विद्यार्थी जीवन से ही रचना कर्म में लीन हुए माथुर जी ने वर्तमान समाज व इतिहास दोनों पर लिखा है। उनके सामाजिक नाटक आधुनिक समाज की विडंबनापूर्ण स्थिति को उभारते हैं, तो वहीं ऐतिहासिक नाटकों में अतीत के गौरव को उभारा है। इनके एकांकी जीवन की यथार्थ संवेदनाओं को उभारने में सक्षम है तथा पात्र अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व और चारित्रिक विशेषताएं रखते हैं। इनकी मुख्य रचनाएं हैं भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदिया, 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट्य, पहला राजा व जिन्होंने जीना जाना। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये मुख्य रूप से जो है छायावादी रचनाकार है संवेदना के, और इनके नाटक जो है मंचीय लोकप्रियता को प्राप्त हुए हैं। मंचीय जो नाटक के रूप में है, इनको बहुत ही प्रसिद्धि मिली है माथुर जी को। अब पाठ परिचय, अब हम आते हैं भोर का तारा। इससे हम परिचित होते हैं। अब हम पूरी एकांक की जो कहानी है उसको हम लोग पढ़ेंगे। भोर का तारा एक ऐतिहासिक एकांकी है। इसका कथानक गुप्त वंश के अंतिम प्रतापी शासक स्कंद गुप्त के शासन से ये संबंधित है। एकांकी नाटक उज्जैनी गुप्त साम्राज्य की वैभवपूर्ण नगरी थी। उज्जैनी गुप्त साम्राज्य की वैभवपूर्ण नगरी, बहुत मतलब किसी चीज की कमी नहीं थी। सभी लोग मस्त थे, खुश थे, रामराज था। शेखर इसी नगरी का एक प्रतिभावान व भाविक हृदय कवि है, जो हृदय सृष्टि के अनुपम सौंदर्य में डूबा रहता है तथा इसकी पूर्ति वह नारी अर्थात अपनी प्रेसी छाया में देखता है। सम्राट कवि की प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे राजकवि बना देता है तथा साथ ही उसका विवाह छाया से हो जाता है। छाया से विवाह के बाद वह प्रेम सौंदर्य में लीन हो जाता है तथा छाया के अपूर्व सौंदर्य में डूबकर भोर का तारा नामक रचना करता है तथा यह अद्भुत रचना वह राजा को भेंट करना चाहता है, किंतु अचानक राजनीतिक स्थिति में विस्फोट हो जाता है। हूण शासक तोड़मार तक्षशिला पर आक्रमण कर देता है। राज्य के लिए यह संकट की घड़ी थी। माधव इस समय राजकवि शेखर से उसकी वाणी मांगता है। शेखर अपने प्रेम व सौंदर्य के जगत को
त्याग कर अपने राजधर्म के निर्वाह हेतु भोर का तारा को अग्नि भेंट करता है तथा लोक मन में राष्ट्र प्रेम का भाव जगाने व बलिदान की प्रेरणा देने निकल जाता है। ये है पाठ का परिचय। अब पात्र आते हैं। पात्र में यहाँ पर जो है शेखर जो उज्जैनी का कवि है, माधव जो है गुप्त साम्राज्य में एक राज्य कर्मचारी है जो कि शेखर का मित्र है, और छाया जो है शेखर की प्रेयसी है, प्रेमिका है, बाद में वो पत्नी बन जाती है। कवि शेखर का गृह सब वस्तुएं अस्त व्यस्त बिखरी हुई हैं। बाईं ओर एक तख्त पर एक मैली फटी हुई चद्दर बिछी है, उस पर एक चौकी भी रखी है और लेखनी इत्यादि भी। इधर उधर भोजपत्र या कागज बिखरे पड़े हुए हैं। एक तिपाई भी है जिस पर कुछ पात्र रखे हुए हैं। पीछे की ओर खिड़की है, बायां दरवाजा अंदर जाने के लिए है और दायां बाहर जाने के लिए। दीवारों में कई आले या ताक हैं जिनमें दीपदान या कुछ और वस्तुएं रखी हैं। शेखर कुछ गुनगुनाते हुए टहलता है और या कभी तख्त पर बैठ जाता है। जान पड़ता है वह संलग्न है। तल्लीन मुद्रा जो कुछ वह कहता है उसे लिखता भी जाता है, मतलब बहुत खुश है। गागा टहल टहल कर लिख रहा है, गागा कर लिख रहा है, बहुत ही मतलब क्या है। अब एक जीवन में अगर जिसके जीवन में अगर प्रेम नहीं है तो वह क्या होता है, निरस होता है। लेकिन जिसके जीवन में अगर प्रेम है तो समझो पूरा रस ही है, उसका जीवन जो रसों से भरा हुआ है। तो शेखर जो है उसका जो जीवन है रस से भरा हुआ है। किसके कारण? छाया के कारण। अंगुलियां आतुर तुरत पसार, खींचते नीले पटका छोर। ये शेखर कहता है, दोबारा कहता है, फिर लिखता है। टंगा जिसमें जाने किशोर, स्वर्ण कण पूरा करने के प्रयास में तल्लीन है, व्यस्त है। इतने में बाहर से माधव का प्रवेश होता है। सांसारिक अनुभव और जानकारी इसके चेहरे से प्रकट है। द्वार के पास खड़ा होकर वह थोड़ी देर तक कवि की लीला देखता रहता है। फिर उसके बाद माधव बोलता है, शेखर। शेखर बोलता है, अभी सुना ही नहीं, एक पंक्ति लिखकर, स्वर्ण कण प्रिय हो रहा निहार। माधव बोलता है, शेखर। शेखर चौंक कर, कौन? ओह माधव। उड़कर माधव की ओर बढ़ता है। माधव, क्या कर रहे हो शेखर? शेखर, यहाँ आओ माधव, यहाँ। उसके कंधों को पकड़कर तख्त पर बिठाता हुआ, यहाँ बैठो। स्वयं खड़ा है। माधव, तुमने भोर का तारा देखा है कभी? माधव मुस्कुराते हुए, हाँ, क्यों? शेखर बड़े गंभीरता पूर्वक, कैसा अकेला सा एकटक देखता रहता है, जानते हो? नहीं जानते। तख्त के दूसरे भाग पर बैठता हुआ, बात यह है कि एक बार रजनी वाला अपने प्रियतम प्रभात से मिलने चली। गहरे नीले कपड़े पहनकर जिसमें सोने के तारे टंके थे। ज्यों ही निकट पहुंची त्यों ही लाज की आंधी आई और बेचारी रजनी को उड़ा ले चली। रुक कर फिर क्या हुआ? माधव, कुछ उद्योग के बाद, मतलब परिश्रम के बाद, प्रभात अकेला रह गया। शेखर, नहीं, उसने अपनी अंगुलियां पसार कर उसके नीले पट का छोर नीचे खींच लिया। जानते हो, यह भोर का तारा है ना, उसी छोर में टंगा हुआ है। सोने का कण एक तक प्रियतम प्रभात को निहार रहा है। क्यों? माधव, बहुत ऊंची कल्पना है, लिख चुके हो क्या? शेखर, अभी तो और लिखूंगा, बैठा ही था कि इतने में तुम आ गए। माधव हंसते हुए, और तब तुम्हें ध्यान हुआ कि तुम धरती पर ही बैठे थे, आकाश में नहीं। रुक कर मुझे कोस तो नहीं रहे हो शेखर? शेखर भोलेपन से, क्यों? माधव, तुम्हारी परियों और तारों की दुनिया में मैं मनुष्यों की दुनिया लेकर आ गया। शेखर सच्चेपन से, कभी कभी तो मुझे तुम में भी कविता दिख पड़ती है। माधव, मुझ में? जोर से हंसकर, तुम अटखेलियां करना भी जानते हो। गंभीर होते हुए, शेखर, कविता तो कोमल हृदयों की चीज है। मुझ जैसे कामकाजी राजनीतिज्ञों और सैनिकों के तो छूने भर से मुरझा जाएगी। हम लोगों के लिए तो दुनिया की और ही उलझने बहुत है। शेखर, माधव, तुमने कभी यह सोचा भी है कि इन उलझनों से बाहर निकलने का मार्ग हो सकता है? माधव,
और हम लोग करते ही क्या हैं? रात दिन मनुष्यों की उलझने सुलझाने का ही तो उद्योग करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। शेखर, यही तो नहीं करते। तुम राजनीतिज्ञ और मंत्री लोग बड़ी सादगी के साथ अमीरी, गरीबी, युद्ध और संधि की समस्याओं को हल करने का अभिनय करते हो, नाटक करते हो, परंतु मनुष्य को इन उलझनों के बाहर कभी नहीं लाते। कभी इसका प्रयत्न करते हैं, पर तुम उन्हें पागल कहते हो। माधव, कभी अवहेलनापूर्वक, तुम उलझनों से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते, तुम उन्हें भूलने का प्रयास करते हो। तुम सपना देखते हो कि जीवन सौंदर्य है। हम जानते रहते हैं और देखते हैं कि जीवन कर्तव्य है। शेखर भावुकता से, मुझे तो सौंदर्य ही कर्तव्य जान पड़ता है। मुझे तो जहाँ सौंदर्य दिख पड़ता है वहाँ कविता दिख पड़ती है, वहीं जीवन दिखाई पड़ता है। स्वर बदल कर, माधव, तुमने सम्राट के भवन के पास राजपथ के किनारे उसी अंधी भीखमंगिन को कभी देखा है? माधव मुस्कुराहट रोकते हुए, हाँ। शेखर, मैं उसे सदा भीख देता हूँ, जानते हो क्यों? माधव, क्यों? कुछ सोचने के बाद, दया सज्जन का भूषण है। शेखर, दया? ठहर कर, मैं तो उसे इसलिए भीख देता हूँ क्योंकि उसमें एक कविता, एक लय, एक कला झलकती है। उसका गहरा झुर्रियोंदार चेहरा, उसके कांपते हुए हाथ, उसकी आंखों के बेबस गड्ढे, एक तरफ एकटक देखते हुए मानो इस मानसिक चित्र में खो गया हो। उसकी झुकी हुई कमर, माधव, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो किसी शिल्पी ने उसे इस ढांचे में ढाला हो। माधव, इस भाषण से उसका अच्छा खासा मनोरंजन हो गया जान पड़ता है। खड़े होकर शेखर पर शरारत भरी आंखें गड़ाते हुए, शेखर, टाट में रेशम का पैबंद क्यों लगाते हो? ऐसी कविता तुम्हें किसी देवी की प्रशंसा में करनी चाहिए थी। शेखर सरल भाव से, किस देवी की? माधव अर्थपूर्ण स्वर में, या तो उसके पुजारी से पूछो। शेखर, मैं तो नहीं जानता किसी पुजारी को। माधव, अपने को आज तक किसी ने जाना है? शेखर हंस पड़ता है। शेखर कुछ समझकर कांपता सा है। पागल, गंभीर होकर बैठते हुए, शेखर, सच बताओ, तुम छाया को प्यार करते हो? शेखर मंद गहरे स्वर में, कितनी बार पूछोगे? माधव, बहुत प्यार करते हो? शेखर, माधव, जीवन में मेरी दो साधनाएं हैं, तख्त से उठकर खिड़की की ओर बढ़ता हुआ, छाया का प्यार और कविता। खिड़की के सहारे दर्शकों की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है। माधव, और छाया? शेखर, हम दोनों नदी के किनारे हैं जो एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं पर मिल नहीं सकते। माधव उठकर शेखर के कंधों पर हाथ रखते हुए, सुनो शेखर, नदी सूख भी तो सकती है। शेखर, नहीं माधव, उसके भाई देवदत्त से किसी तरह की आशा करना व्यर्थ है। मेरे लिए तो उनका हृदय सूखा हुआ है। माधव, क्यों? शेखर, तुम पूछते हो क्यों? तुम भी तो सम्राट स्कंदगुप्त के दरबारी हो। देवदत्त एक मंत्री है, भला एक मंत्री की बहन का एक मामूली कवि से क्या संबंध है? माधव, मामूली कवि? शेखर, तुम अपने को मामूली कवि समझते हो? शेखर, और क्या समझू, राजकवि? माधव, सुनो शेखर, तुम्हें एक खबर सुनाता हूँ। शेखर, खबर? माधव, हाँ, मैं कल रात को राजभवन गया था। शेखर, इसमें तो कोई नई बात नहीं, तुम तो हमेशा जाते हो, तुम्हारा तो काम ही यह है। माधव, नहीं, कल एक उत्सव था, स्वयं सम्राट ने कुछ लोगों को बुलाया था, गाने हुए, नाच हुए, दावत हुई। एक युवती ने बहुत सुंदर गीत सुनाया, सम्राट तो उस गीत पर रिझ गए। शेखर उकताकर, आखिर तुम यह सब मुझे क्यों सुना रहे हो माधव? माधव, इसलिए कि सम्राट ने उस गीत बनाने वाले का नाम पूछा, पता चला कि उसका नाम था शेखर। शेखर चौंक कर, क्या? माधव, अभी और तो सुनो। उस युवती ने सम्राट से कहा कि अगर आपको यह पसंद है तो इसके लिखने वाले कवि को अपने दरबार में बुलाइए। अब कल से वह कवि महाराज आधिराज सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जाएगा। शेखर, मैं? माधव अभिनय सा करते हुए, झुककर,
श्रीमान, क्या आपका ही नाम शेखर है? शेखर, मैं जाऊंगा सम्राट के दरबार में। माधव, सपना तो नहीं देख रहे हो? माधव, सपने तो तुम देखा करते हो, लेकिन अभी मेरा समाचार पूरा कहाँ हुआ है? शेखर, हाँ, वह युवती कौन है? माधव, अब यह बताना होगा। तुम भी बुद्धू हो। क्या इसी बूते पर प्रेम करने चले थे, जब तुमको मालूम ही नहीं है अपनी प्रेमिका के बारे में? शेखर, ओह छाया। माधव का हाथ पकड़ते हुए, तुम कितने अच्छे हो। माधव, और सुनो, सम्राट ने देवदत्त को आज्ञा दी है कि वह तक्षशिला जाकर वहां के छत्र वीरभद्र को दबाए। आज देवदत्त के साथ मैं भी जाऊंगा, उनका मंत्री बनकर, समझे? शेखर, स्वप्न से मैं तो क्या सच ही छाया ने कहा? सच ही? माधव, शेखर 8 दिन बाद आर्य देवदत्त और तक्षशिला और मैं तक्षशिला चल देंगे। उसके बाद छाया कहाँ रहेगी, भला बताओ तो? शेखर, माधव माधव हंस पड़ता। इतना भाग्य, इतना विश्वास नहीं होता? माधव, न करो विश्वास, लेकिन भले मानस, छाया क्या इस कूड़े में रहेगी? बिखरे हुए कागज, टूटी चटाई, फटे हुए वस्त्र। शेखर, लापरवाही की सीमा होती है, जैसे तुमने बनाकर रखा हुआ अपना घर। शेखर, मैं कोई इन बातों की परवाह करता हूँ? माधव, और फिर? शेखर, मैं परवाह करता हूँ फूल की पंखुड़ियों पर जगमगाती हुई ओस की, भावोद्रेक से संध्या में सूर्य की किरणों को अपनी गोद में समेटने वाले बादलों के टुकड़ों, सुबह को आकाश के कोने में टिमटिमाने वाले तारे की। माधव, एक चीज रह गई। शेखर, क्या? माधव, जिसे तुम वृक्षों के नीचे दिन में फैली देखते हो, उठकर दूर खड़ा हो जाता है। शेखर, वृक्षों के नीचे? माधव, जिसे तुम दर्पण में झलकती देखते हो। शेखर, दर्पण में? माधव, जिसे तुम अपने हृदय में हमेशा देखते हो, निकट आ गया है। शेखर, समझकर बच्चों की तरह, छाया? माधव मुस्कुराते हुए, छाया? पर्दा गिरता है। उज्जैनी में आर्य देवदत्त का भवन, जिसमें अब शेखर और छाया रहते हैं। कमरा सजा हुआ और साफ है। दीवारों पर कुछ चित्र खींचे हुए हैं। कोने में धूपदान भी है। सामने तख्त पर चटाई और लिखने पढ़ने का सामान है। बराबर में एक छोटी चौकी पर कुछ ग्रंथ रखे हुए हैं। दूसरी ओर एक पीढ़ा है, जिसके निकट मिट्टी की किंतु कलापूर्ण एक अंगीठी रखी हुई है। दीवार के भाग पर एक अलगनी है, जिस पर कुछ धोतियां इत्यादि टंगी है। छाया सौंदर्य की प्रतिमा, चांचल्य, उन्माद और गांधीर्य का, जिसमें स्त्री सुलभ सम्मिश्रण है। गृह स्वामिनी होने के नाते कमरे की सब वस्तुएं ठीक ठाक स्थान पर संभाल कर रख रखी है। साथ ही कुछ गुनगुनाती भी जाती है। जाड़ा होने के कारण तापने के लिए उसने अंगीठी में अग्नि प्रज्वलित कर दी। उसकी पीठ द्वार की ओर है। अपने कार्य और गान में इतनी संलग्न है कि बाहर पैरों की आवाज नहीं सुनाई देती। गीत। प्यार की है क्या पहचान, चांदनी का पाकर नौ स्पर्श, चमक उठते पत्ते नादान। कुछ गुनगुनाती भी जाती है। जाड़ा होने के कारण तापने के लिए उसने अंगीठी में अग्नि प्रज्वलित कर दी। उसकी पीठ द्वार की ओर है। अपने कार्य और गान में इतनी संलग्न है कि बाहर पैरों की आवाज नहीं सुनाई देती। फिर गीत होता है। प्यार की है क्या पहचान, चांदनी का पाकर नव स्पर्श, चमक उठते पत्ते नादान। पवन की परम सलील की लहर नृत्य में हो जाती लयमान। सूर्य का सुन कोमल पदचाप, फूल उठता चिड़ियों का गान। तुम्हारी तो प्रिय केवल याद, जगाती मेरे सोए प्राण। प्यार की है क्या पहचान। धीरे से शेखर का प्रवेश होता है। कंधे और कमर पर ऊनी दुशाला है। बगल में ग्रंथ, गले में फूलों की माला है। द्वार पर चुपचाप खड़ा होकर मुस्कुराते हुए छाया का गीत सुनता है। छाया को पता ही नहीं है कि मेरे गीत को कोई सुन रहा है, इतनी वो खुश है। प्यार की है क्या पहचान, चांदनी का पाकर नौ स्पर्श, चमक उठते पत्ते नादान। पवन की परम सलील की लहर नृत्य में हो जाती लयमान। सूर्य का सुन कोमल पदचाप, फूल उठता चिड़ियों का गान। तुम्हारी तो प्रिय केवल याद, जगाती मेरे सोए प्राण।
प्यार की है क्या पहचान। धीरे से शेखर का प्रवेश होता है। कंधे और कमर पर ऊनी दुशाला है, बगल में ग्रंथ, गले में फूलों की माला है। द्वार पर चुपचाप खड़ा होकर मुस्कुराते हुए छाया का गीत सुनता है। शेखर थोड़ी देर बाद धीरे से छाया। छाया नहीं सुन पाती है। गाना जारी है। फिर कुछ समय बाद छाया। छाया चौंक कर खड़ी हो जाती है, मुंह फेरकर ओह। शेखर तख्त की ओर बढ़ता हुआ, छाया तुम्हें एक कहानी मालूम है। छाया उत्सुकता पूर्वक, कौन सी। शेखर छोटी चौकी पर पहले तो अपनी बगल का ग्रंथ रखता है और फिर उस पर दुशाला रखते हुए एक बहुत सुंदर सी। छाया सुने कैसी कहानी है। शेखर बैठकर, एक राजा के यहाँ एक कवि रहता था, युवक और भावुक। राजभवन में सब लोग उसे प्यार करते थे। राजा तो उस पर निछावर था। रोज सुबह राजा उसके मुंह से नई कविता सुनता था, नई और सुंदर कविता। छाया पीढ़े पर बैठ जाती है, चिबुक को हथेली पर टेकती है। शेखर परंतु उसमें एक बुराई थी। छाया क्या। शेखर कभी अपनी कविता केवल सुबह के समय सुनाता था। यदि राजा उसे पूछता कि तुम दोपहर या संध्या को अपनी कविता क्यों नहीं सुनाते, तो वह उत्तर देता, मैं केवल रात के तिहरे पहर में कविता लिख सकता हूँ। छाया राजा उससे रुष्ट नहीं हुआ, गुस्सा नहीं हुआ। शेखर नहीं, उसने सोचा कि कवि के घर चलकर देखा जाए कि इसमें रहस्य क्या है। रात को तीसरा पहर होते ही राजा वेश बदलकर कवि के घर के पास खिड़की के नीचे बैठ गया। छाया उसके बाद। शेखर उसके बाद राजा ने देखा कि कवि लेखनी लेकर तैयार बैठ गया। थोड़ी देर में कहीं से बहुत मधुर सुरीला स्वर राजा के कान में पड़ा। राजा झूमने लगा और कवि की लेखनी आप से आप चलने लगी। छाया फिर। शेखर फिर क्या। राजा महल को लौट आया और उसके बाद उसने कवि से कभी यह प्रश्न नहीं पूछा कि वह सुबह ही क्यों कविता सुनाता था। भला बताओ तो क्यों नहीं पूछा। छाया बताऊं। शेखर हाँ। छाया राजा को यह मालूम हो गया था कि उसका गायिका के स्वर में ही कवि की कविता थी। और बताऊं, खड़ी हो जाती है। शेखर मुस्कुराता हुआ, छाया टोक कर शीघ्रता और चंचलता के साथ, वह गायिका और कोई नहीं उस कवि की पत्नी थी। और बताऊं, उस कवि को कहानी सुनाने का बहुत शौक था, झूठी कहानी। और बताऊं, उस कवि के बाल लंबे थे, कपड़े ढीले ढाले, गले में उसके फूलों की माला थी, माथे पर। इस बीच में शेखर की मुस्कुराहट हल्की हंसी में परिणत हो गई, यहाँ तक कि इन शब्दों तक पहुँचते पहुँचते दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। शेखर थोड़ी देर बाद गंभीर होते हुए, लेकिन छाया तुम ही बताओ, तुम्हारे गान, तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारे प्रेम के बिना मेरी कविता क्या होती। तुम तो मेरी कविता हो। छाया बड़े गंभीर उल्हाना भरे स्वर में, प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री एक कविता है। शेखर क्या मतलब तुम्हारा। छाया कविता तुम्हारे सुने दिलों में संगीत भरती है, स्त्री भी तुम्हारे उबे हुए मन को बहलाती है। जब पुरुष जीवन की सूखी चट्टानों पर चढ़ता चढ़ता थक जाता है, तब सोचता है चलो थोड़ा मन बहला ही करें। स्त्री पर अपना सारा प्यार, अपने सारे अरमान निछावर कर देता है, मानो दुनिया में और कुछ हो ही नहीं। और उसके बाद जब चांदनी बीत जाती है, जब कविता नीरव हो जाती है, तब पुरुष को चट्टानें फिर बुलाती हैं और वह ऐसे भागता है मानो पिंजरे से छूटा हुआ पंछी। और स्त्री के लिए वही अंधेरा, फिर वही सुनापन। शेखर मन स्वर में, छाया तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। छाया क्या एक दिन तुम मुझे भी ऐसे छोड़कर न चले जाओगे। शेखर लेकिन छाया, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ। छाया मैं नहीं मान सकती। शेखर सुनो तो, मेरे लिए तो जीवन में ऐसी सूखी चट्टानें थोड़ी ही हैं। मेरी कविता ही मेरी हरी भरी वाटिका है। मैं उसे प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे हृदय में सौंदर्य दिखता है। जिस दिन मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, उस दिन मैं सौंदर्य से दूर हो जाऊंगा, अपनी कविता से दूर हो जाऊंगा। कुछ रुक कर मेरी कविता मर जाएगी। छाया नहीं शेखर, मैं मर जाऊंगी किंतु तुम्हारी कविता रहेगी, बहुत दिन रहेगी।
शेखर, मेरी कविता कुछ देर बाद। छाया, आज मैं तुम्हें एक बड़ी विशेष बात बताने वाला हूँ। एक ऐसा भेद जो अब तक मैंने तुमसे भी छिपा रखा था। छाया, रहने दो, तुम ऐसा भेद और ऐसी कहानियां सुनाया ही करते हो। शेखर, नहीं, अच्छा तनिक उस दुसाले को उठाओ। छाया उठाती है, उसके नीचे कुछ है। छाया उस ग्रंथ को हाथ में लेती है, उसे खोलो, क्या है? छाया आश्चर्यचकित होकर, ओह। छाया उलटती जाती है, शेखर की प्रसन्नता बढ़ती जाती है। भोर का तारा, उफ, यह तुमने कब लिखा? मुझसे छिपकर? शेखर हंसते हुए, विजय का सा भाव। छाया, तुम्हें याद है उस दिन की जब माधव के साथ मैं तुम्हारे भाई देवदत्त से मिलने इसी भवन में आया था? छाया शेखर की ओर थोड़ी देर देखकर, उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ शेखर? उसी दिन तो भैया को तसिला जाने की आज्ञा मिली थी। उसी दिन तो हम और तुम। रुक जाती है। शेखर, हाँ छाया, उसी दिन मैंने इस महाकाव्य को लिखना प्रारंभ किया था। गहरे स्वर में, आज वह समाप्त हो गया। छाया, शेखर, यह हमारे प्रेम की अमर स्मृति है। शेखर, उसे यहाँ लाओ। हाथ में लेकर चाव से खुलता हुआ भोर का तारा। छाया, यह काव्य बड़ी लगन का फल है। कल मैं इसे सम्राट की सेवा में ले जाऊंगा और फिर जब मैं उस सभा में इसे सुनाना आरंभ करूंगा तो उस समय सम्राट गदगद हो जाएंगे और मैं कवियों का सिरमौर हो जाऊंगा। छाया, बरसों बाद दुनिया पढ़ेगी कवि कुल शिरोमणि शेखर कृत भोर का तारा। हा 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 हा। विभोर मतलब खुश हो जाता है शेखर। छाया उसकी ओर एकटक देख रही है। सहसा उसके चेहरे पर चिंता की रेखा खिंच जाती है। शेखर हंस रहा है। शेखर, छाया, शेखर, वह हंसे जा रहा है। शेखर हंसे जा रहा है। शेखर। शेखर की दृष्टि उस पर पड़ती है। शेखर सहसा चुप होकर, क्यों छाया, क्या हुआ तुमको? छाया चिंतित स्वर में, शेखर। चुप हो जाती है। शेखर, कहो। छाया, शेखर, तुम इसे संभाल कर रखोगे ना? शेखर, बस इतनी सी ही बात? छाया, शेखर, मुझे डर लगता है कि कहीं यह नष्ट न हो जाए, कोई इसे चुरा न ले जाए और फिर तुम? शेखर, हाँ 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 हाँ, पगली, ऐसा क्यों होने लगा? सोचने से ही डर गई। छाया, तुम्हारे लिए तो आज प्रसन्न होने का दिन है, बहुत प्रसन्न। इधर देखो छाया, हम लोग कितने सुखी। और तुम जानती हो तुम कौन कौन हो? तुम हो तक्षशिला के क्षत्रप देवदत्त की बहन और उज्जैनी के सबसे बड़े कवि शेखर की पत्नी। तक्षशिला का क्षत्रप और उज्जैनी का कवि। हाँ हाँ हाँ। क्यों छाया? छाया मन स्वर में, तुम सच कहते हो शेखर, हम लोग बहुत सुखी हैं। शेखर मग्नावस्था में, बहुत सुखी। सहसा बाहर कोलाहल, घोड़े की टापू की आवाज। शेखर और छाया टी छिटक कर चैतन्य खड़े हो जाते हैं। शेखर द्वार की ओर बढ़ता है। शेखर, कौन है? सहसा माधव का प्रवेश, थकित और श्रमित शस्त्रों से सुसज्जित पसीने से नहा रहा है। चेहरे पर भय और चिंता के चिन्ह हैं। शेखर और छाया, माधव। शेखर, माधव, तुम यहाँ कहाँ? माधव दोनों पर दृष्टि फेंकता हुआ। शेखर, छाया फिर उस कमरे पर डरती सी आंखें डालता है, मानो उस सुर में घोंसले को नष्ट करने से भय खाता हो। कुछ देर बाद बड़े प्रयत्न और कष्ट के साथ बोलता है, मैं तुम दोनों से भीख मांगने आया हूँ। छाया और शेखर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं है। छाया, भीख मांगने तक्षशिला से? माधव धीरे धीरे मजबूती के साथ बोलना प्रारंभ करता है, परंतु ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है त्यों त्यों स्वर में भावुकता आती जाती है। हाँ, मैं तक्षशिला से ही आ रहा हूँ। यहाँ तक कैसे आ पाया यह मैं नहीं जानता। यात्रा के दिन कैसे बीते यह भी नहीं जानता। यह जानता हूँ कि आज गुप्त साम्राज्य संकट में है और हमें घर घर भीख मांगनी पड़ेगी। शेखर, तुम गुप्त साम्राज्य संकट में है, यह क्या कह रहे हो माधव? माधव संजीदगी के साथ, शेखर, पश्चिमोत्तर सीमा पर आग लग चुकी है। हुनों का सरदार तोरमान भारतवर्ष पर बढ़ आया है। छाया भयाक्रांत होकर, तोरमान? माधव, उसने सिंधु नदी को पार कर लिया है। उसने अम्भी राज्य को नष्ट कर दिया है। उसकी सेना तक्षशिला को पैरों तले रौंद रही है। छाया सहसा माधव के निकट जाकर भय से कातर हो उनकी भुजा पकड़ती हुई, तक्षशिला? माधव,
उसी स्वर में सारा पंचनद आज उसके भय से कांप रहा है। एक के बाद एक गांव जल रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहा है। शीघ्र सारा ही आर्यावर्त पीड़ितों के हाहाकार से गूंजने लगेगा। शेखर, छाया, मैं तुमसे मांगता हूँ, नई भीख मांगता हूँ। सम्राट स्कंदगुप्त की, साम्राज्य की, देश की इस संकट में मदद करो। बाहर भारी कोलाहल। शेखर और छाया जड़वत खड़े हैं। देखो, बाहर जनता उमड़ रही है। शेखर, तुम्हारी वाणी में ओज है, तुम्हारे स्वर में प्रभाव। तुम अपने शब्दों के बल पर सोई आत्माओं को जगा सकते हो, युवकों में जान फूंक सकते हो। शेखर सुने जा रहा है, चेहरे पर भावों का आवेग, मस्तक पर हाथ रखता है। आज साम्राज्य को सैनिकों की आवश्यकता है। शेखर, अपनी ओजमयी कविता के द्वारा तुम गांव गांव जाकर वह आग फैला दो, जिससे हजारों और लाखों भुजाएं अपने सम्राट और अपने देश की रक्षा के लिए शस्त्र हाथ में ले। कुछ रुक कर शेखर के चेहरे की ओर देखता है। उसकी मुद्रा बदल रही है, जैसे कोई भीषण उद्योग कर रहा हो। कभी देश तुमसे यह बलिदान मांगता है। छाया अत्यंत दर्द भरे करुण स्वर में, माधव, माधव, माधव। मुंह का छाया की ओर कुछ देर देखता है। फिर थोड़ी देर बाद, छाया, उन्होंने कहा था मेरे प्राण क्या चीज है, इसमें तो सहस्त्रों मिट गए और सहस्त्रों को मिटाना है। शेखर, मानो नींद से जगा हो। किसने? माधव, आर्य देवदत्त ने, अंतिम समय। छाया, जैसे बिजली गिरी हो। माधव, माधव, तो क्या भैया? मतलब मर गए, शहीद हो गए। माधव, उन्होंने वीर गति पाई है। छाया, छाया पृथ्वी पर घुटनों के बल गिर जाती है, चेहरे को हाथ से ढक लिया है। इस बीच में माधव कहे जाता है। शेखर एक दो बार घूमता है, उसके मुख से प्रकट होता है मानो डूबते कोई सहारा मिलने वाला है। तक्षशिला से 40 मील दूर विद्रोही वीरभद्र की खोज में वह हुड़ों के दल के निकट जा पहुंचे। वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि वीरभद्र हुड़ों से मिल गया है। उनके 20 सैनिक आगे हुड़ों में फंसे थे। वे तक्षशिला लौट सकते थे और अपने प्राण बचा सकते थे, परंतु एक सच्चे सेनापति की भांति उन्होंने अपने सैनिकों के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए और मुझे तक्षशिला और पाटलिपुत्र को चेतावनी देने के लिए भेजा। मैं आज सहसा रुक जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि शेखर पर पड़ती है। शेखर चौकी के पास खड़ा है। बाहर कोलाहल कम है। शेखर अपना हाथ उठाकर अपने ग्रंथ भोर का तारा को उठाता है। इसी समय माधव की दृष्टि उस पर पड़ती है। शेखर पुस्तक को कुछ देर चाव से बिछुड़ने के प्रेम से देखता है। उसके बाद आगे बढ़कर अंगीठी के निकट जाकर उसमें जलती हुई अग्नि को देखता है और धीरे धीरे उस पुस्तक को फाड़ता है। इस आवाज को सुनकर छाया अपना मुंह ऊपर को करती है। छाया उसे फाड़ते हुए देखकर, शेखर, लेकिन शेखर ने उसे अग्नि में डाल दिया। लपटें उठती हैं, छाया फिर गिर पड़ती है। शेखर लपटों की तरफ देखता है पीछा और छाया की दृष्टि करता है। एक सूखी हंसी के बाद बाहर चल देता है। कोलाहल कम होने के कारण उसके पैर की आवाज थोड़ी देर तक सुनाई देती है। माधव द्वार की ओर बढ़ता है। छाया अत्यंत पीड़ित स्वर में, माधव, तुमने तो मेरा प्रभात नष्ट कर दिया। माधव उसके ये शब्द सुनकर बाहर जाता है। जाता रुक जाता है, मुड़कर छाया की ओर देखता है और फिर पीछे की खिड़की के निकट जाकर उसे खोल देता है। इसे बाहर का कोलाहल स्पष्ट सुनाई देता है। शेखर और उसके साथ पूरे जनसमूह के गाने का स्वर सुन पड़ता है। नकार पे डंका बजा है, तू शस्त्रों को अपने संभाल, बुलाती है वीरों को तरही, तू उठ कोई रास्ता निकाल। शेखर का स्वर तीव्र है। माधव खिड़की को बंद कर देता है। पुनः शांति हुई। इसके बाद मंद परंतु दृढ़ स्वर में बोलता है, माधव, छाया, मैंने तुम्हारा प्रभात नष्ट नहीं किया। प्रभात तो अब होगा। शेखर तो अब तक भोर का तारा था, अब यह प्रभात का सूर्य होगा। छाया धीरे धीरे अपना मस्तक उठाती है। पर्दा गिरता है। तो बच्चों, आज यह एकांकी समाप्त होती है और इसके बाद मैं इसका सारांश लाऊंगी, जो छोटा ही होगा और उसमें पूरी एकांकी आ जाएगी आपको। और कैसा लगा आपको एकांकी ये कहानी, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और कहीं भी थोड़ा भी आपको समझ में नहीं आ रहा है इस कहानी में, तो आप ज़रूर उसको पूछें। और इसके बाद
अगला जो रहेगा वीडियो सारांश पर ही रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।